हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 12 के लिए हम लोग बोर्ड एक्सप्रेस चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्चुअल पोर्शन समझ लिया था। अब हमने बात की थी कि एक वीडियो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में और लेंगे जो न्यूमेरिकल स्पेशल होगा, यानी कि इसमें आपको जो आंकिक प्रश्न, जो क्वेश्चन सवाल आते हैं, उनको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस हम बताएंगे आपको, कुछ आप अनसॉल्व से भी अपने सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्यूरी होगी तो हम लोग उसको कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है बेटा, CuSO4 क्वेश्चन है, CuSO4 is electrolyzed by a current of 1.5 ampere for 10 minutes. Find out the amount of Cu deposited at कैथोड। हिंदी वाले बच्चे सुन लें क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि CuSO4 का विद्युत अपघटन 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट के लिए किया जा रहा है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा को ज्ञात करिए। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, जब भी आप न्यूमेरिकल पहली बार मुझे लगता है न्यूमेरिकल अपने चैनल पे सॉल्व कराया था, मोल कॉन्सेप्ट का, जो 11th के बच्चों के लिए था। आज ये दूसरी मर्तबा है कि जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तब भी मैंने एक बात बताई थी कि देखो, जब आपको न्यूमेरिकल्स लगाने हो, और मैं टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल नहीं लगवाता हूं, इसके पीछे एक बड़ी वजह है बेटा। जैसे मान लो ये न्यूमेरिकल है फैराडे लॉ से रिलेटेड। फैराडे लॉ बता के तुरंत मैंने अगर न्यूमेरिकल एग्जाम्पलर टाइप का बताया होता तो होता क्या कि बच्चों के लिए चीजें आसान हो जाती हैं। जब हम पढ़ रहे भाई ये फैराडे लॉ है, उसी के बगल में हमको एक न्यूमेरिकल बोल दिया गया, तो हमारा काम 50% ईजी कर दिया गया, क्योंकि हमें तो अभी पता है कि हमें फैराडे लॉ के ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फिर बचा क्या, फिर फार्मूला है, वैल्यूज रख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। चैलेंज तो तब होता है बेटा जब हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे ये पता ही ना हो कि ये एक्चुअली किस टॉपिक से रिलेटेड है ना। तो हमें फिर वहां मेहनत करनी होती है, कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करना होता है कि एक्चुअली ये किस कॉन्सेप्ट पे जाने वाला है, फिर आप सॉल्व करते हो। तो आपको प्रैक्टिस भी उसी ढंग से करनी है। अब आपको अचानक में एग्जाम में ऐसा फील होगा, ऐसा सामना करना पड़ेगा, तब तो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो आप टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल्स हम लोग इसी वजह से नहीं सॉल्व करते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, कुछ डिपॉजिटेड अमाउंट निकालना है आपको। तो ऐसा कहां पे था, फैराडे लॉ में ही था। और फैराडे लॉ का फार्मूला क्या था, W इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ZIT, आई आपकी करंट दी गई है, T टाइम दिया गया है, आपको W निकालना है और Z हम निकाल लेंगे। है क्या, इसका सॉल्यूशन देखो बच्चों। CuSO4 में कौन से आयन रहेंगे, Cu डबल प्लस आयन। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और ये न्यूट्रलाइज होकर कॉपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आपको पता है I की वैल्यू क्या दी गई है, I की वैल्यू दी गई है 1.5 एम्पियर। व्हाट इज T, T इज 10 मिनट्स। 10 मिनट्स मीन्स 10 इंटू 60 सेकेंड्स, दैट इज 600 सेकेंड्स। हमको W निकालना है और हम जानते हैं, वी नो दैट W इज इक्वल टू ZIT, वेयर Z इज रिकॉल करिए, Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और Z क्या होता था बेटा, और Z होता था E अपॉन F। E इज इक्विवेलेंट वेट, यहां पे कॉपर का इक्विवेलेंट वेट, और F क्या होगा, फैराडे कांस्टेंट। E की वैल्यू क्या बेटा, अब पहले आप E की वैल्यू निकाल लो। E इज इक्वल टू मोलर मास। तो कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है, कॉपर से एटॉमिक मास इज 63.5 अपॉन फैक्टर N मीन्स यहाँ पे आयन है तो इसका चार्ज आप ले लेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, 2। ये E की वैल्यू हो गई। अब ये Z की वैल्यू यहां यूज करो, सो W इज इक्वल टू E अपॉन F इंटू I इंटू T। E की वैल्यू क्या है बेटा, 63.5 अपॉन 2 इंटू F की वैल्यू क्या है, F फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, 965
500 इंटू आई की वैल्यू क्या है 1.5 एम्पियर इंटू टी की वैल्यू क्या है 600 सेकेंड्स। ये कुलाम मोल इनवर्स है, ये कुलाम आ जाएगा, कुलाम कुलाम कट जाएगा, यहाँ पे मोल इनवर्स खत्म हो जाएंगे, ग्राम में आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, मैथमेटिक्स है, यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। ये अब आप काम कर लीजिएगा, है ना। तो ये रही कहानी, ऐसे आपने एक क्वेश्चन फैराडे कांस्टेंट पे आपने सॉल्व कर लिया, फैराडे लॉ पे आपने खत्म किया बेटा। चलिए, मेरी कोशिश रहेगी कि जितने टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लग जाए, और आप लोग जब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं तभी आप लोग ये फैसला करिए, थोड़ा दिमाग में कुछ कंक्लूड करिए कि भाई ये किस टॉपिक पे न्यूमेरिकल जाना चाहिए, है ना। देखो, क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा एक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की चीज होती है, बट उससे बड़ी बात होती है कि आप ये पहचान ले जाओ कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड या ये किस फॉर्मूले पे सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ना। जैसे एक बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है इसमें, और आगे इस तरह के क्वेश्चंस यूपी बोर्ड के लिए बहुत फेवरेबल होते हैं। दिया गया है गिवन दैट, क्वेश्चन सेकेंड, गिवन दैट E naught for some metals are, कुछ मेटल्स हैं, कुछ धातुएं हैं, हिंदी वाले बोल दे रहा हूं बेटा, आप लैंग्वेज लिख सकते हो, कुछ धातुएं हैं जिनके लिए E नॉट मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव, या मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक अपचयन विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभवों के मान दे दिए गए हैं K प्लस के इज इक्वल टू माइनस 2.93 वोल्ट, Ag प्लस Ag हाफ सेल के लिए क्या दिया गया है प्लस 0.80 वोल्ट, Cu डबल प्लस Cu इज इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, Mg डबल प्लस Mg इज इक्वल टू माइनस 2.37 वोल्ट। और आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है अरेंज दीज मेटल्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, इनको आपको किस ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा, रिड्यूसिंग पावर के ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। प्रश्न आपका है हिंदी में कि कुछ धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्न दिए गए हैं, ये इन दी गई धातुओं को इनके अपचायक क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करिए। कहानी क्या है, अब यहां देखो आपको E नॉट वैल्यूज दे दी गई तमाम मेटल्स के लिए, से दैट कहीं पे ऐसा रहता कि ये दिया गया रहता E नॉट ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू प्लस की बजाय यहां माइनस रहता 0 पॉइंट, तो हुआ क्या, ये ऑक्सीडेशन टाइप का लिख दिया गया। आपको हमेशा रिडक्शन में लिखना होगा। रिडक्शन मतलब क्या है, जैसे यहाँ K प्लस के ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, यहाँ प्लस है यहाँ 0, यहाँ +2 यहाँ 0, +2 0, +2 +1 होता तो भी रिड्यूस हो रहा होता। तो आपको जो भी पोटेंशियल लिखना है वो रिड्यूसिंग पोटेंशियल लिखना है। और उसके बाद अब ये देखो ये किस टॉपिक पे जाने वाला है, ये जाने वाला है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये टॉपिक है जिसमें आपने देखा था कि तमाम मेटल्स को हमने उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज किया था और एक कंक्लूजन पाया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा मेटल उतनी अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होगी और उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, उसके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। बस हो गया आपका क्वेश्चन। देखो अब आपको कौन से ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। कभी कभार बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं, बच्चों होता क्या है, ऑर्डर पूछा है इंक्रीजिंग, उनको पता है कि इसमें बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा K प्लस एंड K, पोटेशियम हो जाएगा, बट वो करते क्या है, वो करते ये है बेटा कि वो उल्टा ऑर्डर लिख देते हैं। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में भाई आपको सबसे कम वाला लिखना होगा,
तो K+ उसके बाद Mg डिक्रीजिंग ऑर्डर लिख के चले आते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या देखना है, यहाँ गौर करो। अब इसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इसमें जो सबसे खराब, जो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत पॉजिटिव होगा, हाईली पॉजिटिव होगा। तो हाईली पॉजिटिव किसका है, सिल्वर का है, तो सिल्वर। इसके बाद पॉजिटिव में कॉपर, फिर नेगेटिव बचे हैं। अब नेगेटिव में जिसका कम होगा वो आएगा, तो ये मैग्नीशियम। और नेगेटिव में सबसे ज्यादा जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ये क्या है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर है, रिड्यूसिंग पावर। और यही ऑर्डर है बेटा, यहाँ क्वेश्चन में तो नहीं पूछा है बट हम लिख देते हैं, यही ऑर्डर किसका है, रिएक्टिविटी का भी है, क्रियाशीलता का। अब चाहे क्षमता का भी क्रम यही रहा और क्रियाशीलता का भी क्रम यही रहा। तो इस तरह से आपको ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी मिल सकते हैं, 1 मार्क में भी मिल सकते हैं। ये बेहतरीन टाइप का एक क्वेश्चन ये होता है कि आपसे ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर पूछेगा, तो वहां आपको देखना होगा जो जितना पॉजिटिव होगा वो उतना बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो जितना नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका जितना नेगेटिव होगा वो उतना बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। जितना ज्यादा नेगेटिव है रिड्यूसिंग पोटेंशियल, उतना बढ़िया उसकी रिएक्टिविटी आने वाली है। तो ये कंडीशन हो गई है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आप लगा लेते हो। फिर कुछ क्वेश्चन आपको बस ये डिसाइड करना है कि किस टॉपिक पे जाने वाला है। बाकी तो फॉर्मूले इसमें कुछ एज इट इज है नहीं, एज टफ चीजें हैं नहीं कि आपको रॉकेट साइंस जैसी कुछ चीजें लगानी है ना, बहुत इजी से न्यूमेरिकल्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। फिर हम लोग एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एक और। क्वेश्चन 3, कैलकुलेट lambda m at infinite dilution for acetic acid। एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करिए, जबकि कुछ चीजें दी गई हैं। वाई lambda m at infinite dilution for HCl, आपको बताया था यहाँ इन्फिनिट भी रह सकता है, जीरो भी रह सकता है। अगर इन्फिनिट होगा तो ये डाइल्यूशन की बात कर रहा है, जीरो लिखा है तो जीरो कॉन्सेंट्रेशन की बात हो रहा है, जो कि दोनों एक ही चीजें हैं ना। lambda m at infinite dilution for HCl is equal to 426 Siemens semi square mole inverse, and lambda m at infinite dilution for NaCl is equal to 126 Siemens semi square mole inverse, and lambda m for sodium acetate is given as 91 Siemens semi square mole inverse। और आपको एसिटिक एसिड का निकालना है ना। तो आपको याद, अब आप समझ सकते हैं कि ये किस कॉन्सेप्ट पे जा रहा है। आपको किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना था, एसिटिक एसिड मींस व्हाट, CH3COOH। हिंदी वाले बच्चों के लिए प्रश्न क्या है, एसिटिक अम्ल के लिए अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करिए, जबकि HCl के लिए 426, NaCl के लिए 126 और सोडियम एसीटेट के लिए 91 है। तो आपको कोलराउस लॉ याद होगा, ये कोलराउस लॉ पे जाने वाला है, कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। वहां से इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका हल देखिए क्या है। आप जानते हो हमने 3 इक्वेशंस फ्रेम किए थे, हमें चाहिए थे एसीटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, Na और Cl एक्स्ट्रा थे, तो इसको हटा दिया था, सब्ट्रैक्ट कर दिया था इन दोनों को ऐड करके। तो lambda m at infinite dilution for acetic acid is equal to lambda m for HCl plus lambda m for sodium acetate minus lambda m for NaCl। खत्म हो गया, इसी से आ जाएगा आंसर आपका, है ना। अब ये कहां से आया, हमने कोलराउस लॉ को यूज कर लिया। यहाँ पे क्या होगा, HCl 426, सोडियम एसीटेट 91, 126 माइनस कर दिया इसको, है ना।
426 में से 126 गया, 300 आ गया, ये 391 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। क्लियर, ये चीज हो गई। तो एक कुछ क्वेश्चंस आपको इस ढंग से मिल जाएंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और हम लोग लगाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एस्टिक एसिड एट 298 केल्विन। क्वेश्चन 4, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एस्टिक एसिड at 298 K if कुछ चीजें दी गई हैं। lambda m of acetic acid is given as 11.7 Siemens semi square mole inverse। lambda m for acetate ion at infinite dilution is equal to 40.9 Siemens semi square mole inverse, and lambda m for hydrogen ion at infinite dilution is given as 349.1 Siemens semi square mole inverse। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। आपको बेटा अब यहाँ पे सिर्फ कोलराउस लॉ से काम नहीं चलेगा। आपने लेमडा एम वगैरह देखा तो कोलराउस लॉ यूज तो है कोलराउस लॉ का, बट उससे आगे भी निकल के आपको क्या बताना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हिंदी में इसको आपने पढ़ा था आयनन की मात्रा। अब आप समझो कि क्या कौन सा फार्मूला लगेगा आयनन की मात्रा के लिए। आयनन की मात्रा के लिए आयनन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है, जो होता है लेमडा एम अपॉन लेमडा एम नॉट या लेमडा एम इनफाइनाइट। तो लेमडा एम तो एस्टिक एसिड का दे दिया है, आपको लेमडा एम नॉट निकालना है, लेमडा एम इनफाइनाइट निकालना है, आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कोलराउस लॉ लगाना होगा। लेमडा एम आपसे अल्फा पूछा जा रहा है बेटा, अल्फा पूछा जा रहा है, तो लेमडा एम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, सीमांत मोलर चालकता एस्टिक अम्ल का क्या होगा, लेमडा एम ऑफ एसीटेट आयन प्लस लेमडा एम मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन एट इंफिनिट डाइल्यूशन। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एस्टिक एसिड का मिल जाएगा हमको। कितना है भाई, एसीटेट आयन का कितना दिया हुआ है 40.9, इसका क्या 349.1, ये आ गया 390 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। ये तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी रही लेमडा एम इनफाइनाइट, और लेमडा एम यहां दिया गया है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट या लेमडा एम नॉट। लेमडा एम क्या था भाई 11.7, लेमडा एम नॉट क्या था 390। ये आप कैलकुलेट कर लेना, आपको अल्फा मिल गया। अगर कहता परसेंटेज में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, अब परसेंटेज में आ जाती वैल्यू। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उस ढंग से आप इसका जवाब देंगे, है ना। कुछ क्वेश्चंस और ऐसे ही हैं। एक क्वेश्चन है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, लिखते हैं क्वेश्चन 5, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
a 1.5 m solution of an electrolyte is found to be 138.9 Siemens semi square mole inverse. Calculate the conductivity of the solution. सॉल्यूशन इसका देखिए क्या है। हिंदी में प्रश्न क्या है बेटा कि एक विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता 1.5 m विलयन वाले एक विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता 138.9 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स है, तो उस विलयन की चालकता क्या होगी, है ना। अब ये बात अब आपको फैसला करिए अब आप यहाँ पे, अब आप खुद सोचिए, कंक्लूड करिए कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा। अब वो फार्मूला लगेगा जिसमें कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी एक दूसरे से कोरिलेट हो रही थी। तो वो फार्मूला क्या था, वो फार्मूला था लैम्डा m इज इक्वल टू 1000 कप्पा बाई सी। आपको कप्पा निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी दी गई है, इट मीन्स कप्पा इज इक्वल टू 1000 सी अपॉन 1000 सॉरी कप्पा इज इक्वल टू लैम्डा m इंटू सी अपॉन 1000। लैम्डा m क्या दिया है बेटा, लैम्डा m है ये वैल्यू, मोलर कंडक्टिविटी ये दी गई है, मोलर चालकता दी गई है 138.9 साइमन सेमी स्क्वायर मोल इनवर्स। मोलरिटी क्या दी गई है 1.5 मोल पर लीटर अपॉन 1000 है। इसी को सॉल्व कर लेना, आपको कप्पा की वैल्यू मिल जाएगी। कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है, चालकता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इस पर इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, है ना। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जो देखो मेरी कोशिश है बच्चों कि हर टाइप के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको मैं टच कर दूं, है ना। कहा जा रहा है क्वेश्चन 6 रिप्रेजेंट द सेल of following reaction। रिएक्शन क्या है, जिंक प्लस कोबाल्ट डबल प्लस आयन। कोबाल्ट का है कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m, गिब्स कोबाल्ट प्लस जिंक डबल प्लस और इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.01 m। ये इस तरह के क्वेश्चन दोनों ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। पूछा जा रहा है, दो क्वेश्चन हो गया, एक तो आपको सेल रिप्रेजेंट करना है, सेल कैसा है उसको प्रदर्शित करना है। दूसरी चीज कैलकुलेट द ई ऑफ सेल इफ ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू, ई नॉट मतलब 25 डिग्री पर दे दिया गया है, 0.48 वोल्ट प्लस में दिया गया है, वैल्यू दे दी गई है ना। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो ये एक कपल दे दिया गया, जिंक और कोबाल्ट कपल। पहली चीज आपको क्या लिखना है, सेल लिखना है बेटा। हो क्या रहा है, यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर यहां से आप देखोगे तो जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक डबल प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, और यहां पर क्या हो रहा है, कोबाल्ट डबल प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, कोबाल्ट में कन्वर्ट हुआ, मतलब ये ऑक्सीडाइज स्टेट हो गया। ऑक्सीडाइज स्टेट
और ये हो गया बेटा रिड्यूस्ड स्टेट, रिड्यूस्ड सब्सटेंस। ये ऑक्सीकृत पदार्थ, ये अपचयित पदार्थ। क्यों मैं ये लिख रहा हूं? क्योंकि मैं ये जान चुका हूं कि इस पे नष्ट इक्वेशन लगने वाला है। कहां से पता चला? ई सेल निकालना है, यहां दो एक आयंस आ रहे हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडाइज्ड स्टेट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिड्यूस्ड स्टेट कॉन्सेंट्रेशन। तो आपको ये पता लगाना होगा सबसे पहले कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किस टॉपिक पे ले जाना है ना। तो सॉल्यूशन देखो बेटा, अब पहली बात तो आपको सेल रिप्रेजेंट करना है। हिंदी वालों ने क्वेश्चन समझ लिया कि एक समीकरण दिया गया है, इस सेल को प्रदर्शित करिए, साथ ही इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करिए, जबकि मानक इलेक्ट्रोड विभव धन 0.48 वोल्ट दिया गया है। तो आप जानते हो कि लोन वाला ट्रिक याद है ना, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, वो कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। तो लेफ्ट में आप ऑक्सीडेशन वाला दिखाते हो, तो ऑक्सीडेशन कौन है भाई? ये जिंक वाला है, जिंक डिप्ड इन जिंक डबल प्लस। जिंक सॉलिड है बेटा, जिंक आयन एक्वस हो गया, और एक्वस में इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.01 है, ये लिख दिया। फिर सॉल्ट ब्रिज बनाते हो, इसके बाद फिर कोबाल्ट आयन की बारी आती है, CO+2 आयंस, इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.1 है, ये एक्वस है। फिर यहां से वायर दिखा दिया जाता है, और इसके बाद ये कन्वर्ट हुआ कोबाल्ट सॉलिड में, ठीक है, ये हो गया। ये आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेल को ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद नाउ फ्रॉम नष्ट इक्वेशन, नष्ट समीकरण से, फ्रॉम नष्ट इक्वेशन E is equal to E naught minus 0.0591 upon N log concentration of oxidized substance divided over concentration of reduced substance, that is equal to E naught. What is the value of E naught? E naught have value of 0.48 volt minus 0.0591 divided by N. What is the value of N? N का मान क्या है भाई? N का मान जितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं, जो चार्जेस इधर उधर चेंज हो रहे हैं, तो यहां पे चार्जेस कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लॉग ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन है? जिंक आयन है। जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.01 अपॉन रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है? यहां कोबाल्ट में जा रहे हैं हम लोग, तो यहां कोबाल्ट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ रहा था? ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस का मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है ना, तो रिडक्शन कोबाल्ट आयन का हो गया। ये तो रिडक्शन के बाद हो रहा है बेटा, मिल रहा है। ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, कोबाल्ट आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ गया? 0.1। ये डिवाइड करोगे 10 टाइम आ जाएगा यहाँ पे, log 10, log 1/10, 0.48, 0.0591 को 2 से डिवाइड करना, और यहाँ पे log 10 to power -1, ये -1 उठ के यहां चला आया, सो E इज इक्वल टू 0.48, ये माइनस उठ के यहां सामने चला आएगा, क्योंकि आप जानते हो log m to the power n is n log m, तो ये -1 और ये -1 0.0591 अपॉन 2, ये प्लस हो गया, तो प्लस लिख ही देते हैं, इसको सॉल्व कर लो, यही आपका आंसर हो गया, काम खत्म। क्लियर? तो ये नष्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी ऐसे आपको मिल सकते हैं, और मिलेंगे तो आप ऐसे लगाओगे इनको। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया इसमें बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन एक मिला मुझे।
आया है यूपी बोर्ड का एक क्वेश्चन है, कैन बी आर माइनस बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू Br2 बाई Fe+3 आयन। प्रश्न है क्या Br माइनस Fe+3 द्वारा Br2 में ऑक्सीकृत होगा। कुछ वैल्यूज दी गई हैं उन्हीं के हेल्प, जबकि वाइल क्या दिया गया है, जबकि कुछ वैल्यूज दी गई हैं, वो वैल्यूज क्या है, E0 ऑफ Fe+3 to Fe+2 is given as plus 0.77 volt and E0 Br2 to Br minus is equal to 1.09 वोल्ट। ये मान दिए गए हैं और ये प्रश्न पूछा गया। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आ गए। अब इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है सच, ये यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको ये समझना है, यहाँ लॉजिक आपको देना है। अब फिर वही बात कि आप कहाँ जाएंगे इसका लॉजिक ढूंढने, इतने सारे टॉपिक्स जो भी आपने पढ़े उसमें से किस जगह पे आपको इसका लॉजिक मिलेगा। तो लॉजिक क्या है बेटा, आपको ये पता लगाना है कि Br माइनस का ऑक्सीडेशन होगा Fe+3 आयन से, तो इसका आंसर क्या होता, Fe+3 आयंस अगर बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो हाँ इसका जवाब यस में आ जाएगा। अगर Fe+3 आयंस Br2 या Br माइनस से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब आपका आंसर आपको बताएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मानक अपचयन विभव होता है, अगर वो ज्यादा पॉजिटिव है तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला सब्सटेंस होगा, बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और अगर ज्यादा नेगेटिव है तो रिड्यूसिंग वाला होगा, या यूं कह लो कि कम पॉजिटिव है तो भी वो रिड्यूसिंग होगा, कम पॉजिटिव या ज्यादा नेगेटिव, ऐसे समझो। लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव और मोर पॉजिटिव, कम ऋणी ज्यादा धनी, तो ये क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और इसके उल्टे मोर नेगेटिव, अब ये बात कई बार डिस्कस कर चुका मैं आप लोगों के साथ, है ना, तो ये तैयार होना चाहिए बेटा आपको। मोर नेगेटिव, लेस पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव, तो ये क्या होंगे, बेहतर अपचायक होंगे, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। तो यहां क्या है, यहां क्या है भाई, यहां Fe+3 वाले का कम पॉजिटिव है और ब्रोमीन वाले का ज्यादा पॉजिटिव है, यानी कि ये बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। दिस इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Fe+3 आयन। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली बात हो गई, ऑक्सीकारक की बात हो गई, ठीक है। तो जो बढ़िया ऑक्सीकारक है वो कैसे ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका जब आंसर हो गया नो। नो, Fe+3 आयंस कैन नॉट ऑक्सीडाइज Br माइनस इंटू Br2, यानी कि Fe+3 आयन Br ब्रोमाइड आयन का ब्रोमीन में ऑक्सीकरण नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि Fe+3 आयन का जो मानक अपचयन विभव है वो कम धनी है, बिकॉज दे हैव लेस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तैयार है तो इसका आंसर देना बहुत इजी है आपके लिए। चलिए एक आध क्वेश्चन और लगा लेते हैं, फिर मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कैटेगरीज आपको मिलेंगी आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल पे। भाई न्यूमेरिकल्स का क्या है, न्यूमेरल्स तो बदल जाते हैं, अंक तो बदल सकते हैं, आपको तो सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो समझ में आना चाहिए था, जो मैंने कोशिश की है बच्चों कि आप लोगों को बता दूं। बाकी आप लगाइएगा, उसके बाद भी कुछ फंसता है तो डिस्कस किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग
क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिया गया है क्वेश्चन 7, देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर Daniell cell is 1.10 volt. Calculate the value of delta G naught for the reaction जिंक प्लस कॉपर डबल प्लस जिप्स कॉपर प्लस जिंक डबल प्लस। सीधी बात है कि डेनियल सेल का मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.10 वोल्ट दिया गया है। तो इस दी गई अभिक्रिया, यही तो रिएक्शन होती थी डेनियल सेल पे, इस दी गई अभिक्रिया के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान ज्ञात करिए। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन हो गया। और बढ़ाना चाहा होता कि क्या ये पॉसिबल है, रिएक्शन जो लिख दी गई है ये रिएक्शन क्या पॉसिबल है, तो इसका भी जवाब हम लोग देते बेटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, आप जानते हो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। ये पढ़ा हमने गिब्स मुक्त ऊर्जा का सूत्र। रही बात एन की वैल्यू क्या है, जितने इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हो चार्ज, भाई कॉपर डबल प्लस ने इससे 2 इलेक्ट्रॉन लेके खुद को न्यूट्रलाइज कर लिया और इनको आयन में बदल दिया, मतलब एन की वैल्यू क्या है 2, एफ की वैल्यू क्या है 96500, ये होती है वैल्यू कूलाम पर मोल। और ई नॉट ऑफ सेल 1.10 वोल्ट, हमें लग रहा -2123000 जूल मोल इनवर्स, किलो जूल में लिखना होगा तो इसमें 1000 से डिवीजन कर देना। अब ये देखो डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ नेगेटिव मिल रही है, क्यों मिली, क्योंकि ये ई नॉट पॉजिटिव है। तो आपको ये बताया गया था कि अगर डेल्टा जी नॉट नेगेटिव में है, 0 से कम है, तो सेल स्पॉन्टेनियस होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, मतलब रिएक्शन होगी। तो हो गया बस, ये डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आपको निकालनी थी, ये काम खत्म हो गया है। एक क्वेश्चन और तगड़ा टाइप वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखा जाए। कह रहा है राइट द नस्ट इक्वेशन एंड फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन। दिए गए इलेक्ट्रोडों के लिए, दिए गए सेल के लिए ईएमएफ ज्ञात करिए और नष्ट समीकरण लिखिए। ये आप लिखने के बाद कंटिन्यू करेंगे, या चलिए हम लिख ही देते हैं, राइट नष्ट इक्वेशन एंड फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ द सेल्स फॉलोइंग सेल्स एट 298 केल्विन, है ना। नष्ट समीकरण लिखते हुए सेल का ईएमएफ ज्ञात करिए, जबकि कुछ मान दिए गए बेटा। पहला सेल कौन सा है, एमजी डबल प्लस कॉपर डबल प्लस कॉपर, ये है 0.001 एम, ये है 0.0001 एम, ये कॉपर आयन का कॉन्सेंट्रेशन है ना। ये पहला है आपका यहां से, और इसमें क्या दी गई है वैल्यू, ई नॉट ऑफ एमजी डबल प्लस एमजी दिया गया है बेटा -2.37 वोल्ट, एंड ई नॉट ऑफ कॉपर डबल प्लस कॉपर दिया गया है +0.34 वोल्ट। तो पहले मैं इसको सॉल्व कर दूं और इसी से रिलेटेड 2-4 इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको बता दूंगा जो आप खुद करेंगे। तो क्या है, देखो एक तो इसने काम खुद ही इजी कर दिया कि जो लेफ्ट में लिखा गया है वो क्या है, एनोड है, और जो राइट साइड में लिखा गया है वो कैथोड है। नहीं भी पता रहता
तो हम इन वैल्यूज को देख लेते हैं। जो ज्यादा नेगेटिव है वो एनोड है, जो कम नेगेटिव है वो, या जो ज्यादा पॉजिटिव है वो कैथोड हो गया। या फिर देखो Mg डबल प्लस कन्वर्ट होंगे, Mg की रिएक्टिविटी भी ज्यादा होती है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ठीक, कई तरीके हैं समझने के। फिर आप क्या निकालोगे, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड कौन है भाई, 0.34 वोल्ट माइनस 2.37 वोल्ट। क्लियर। पॉजिटिव में गेन नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया था। ठीक, ये ई नॉट ऑफ सेल हो गया। अब इसके बाद E इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल, E इज इक्वल टू ई सेल, ई सेल मीन्स EMF। अब EMF निकालने की बारी है, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडाइज्ड स्टेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस्ड स्टेट, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ई नॉट ऑफ सेल क्या मिला आपको, प्लस 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो रहे हैं, 2 लॉग ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, ये इधर ऑक्सीडेशन होता है इधर रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइज्ड स्टेट का कॉन्सेंट्रेशन 0.001 m अपॉन 0.0001 m, 10 टाइम्स है तो यहाँ 10 आ गया, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो प्लस 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, इसी को सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे एक तो आपने सॉल्व कर लिया, इसी से बेस्ट, इसी के जैसे और कुछ हम सेल्स लिख दे रहे हैं, उनके लिए ई नॉट की वैल्यू बता दे रहे हैं। इलेक्ट्रोड्स के पूरे सेल का ई नॉट निकालना होगा और फिर आपको EMF निकालना होगा, नस्ट इक्वेशन लिखना होगा। नस्ट इक्वेशन वाले क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि और ज्यादा अब आपको न्यूमेरिकल्स सीखने होंगे। हाँ, प्रैक्टिस जरूर करने होंगे। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए जाने वाली चीज है, न्यूमेरिकल रटे नहीं जा सकते कभी भी। ये नहीं है कि आप न्यूमेरिकल्स रट के चले जाओ तो एग्जैक्टली वही उसी नंबर में फंस जाएंगे। आपने कॉपर सीखा था, कोबाल्ट का पूछ सकता है, टिन का पूछ सकता है, लेड का पूछ सकता है, इलेक्ट्रोड बदल देगा। जैसे एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, एक सेकेंड इलेक्ट्रोड है Fe प्लस 2 और इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक, यहाँ 0.001 m, इसका क्या है 1 मोलर, H2 गैस किस पे है 1 बार पर है। अब यहाँ पे क्या, ई नॉट ऑफ Fe डबल प्लस Fe की वैल्यू दी गई है बेटा माइनस 0.44 वोल्ट। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिंपल स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। ठीक है, कैथोड का 0 आप ले लेंगे। थर्ड ऐसे ही है, Sn प्लस 2, इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 0.05 mm। ठीक, H प्लस 0.020, H2 जो है 1 बार पे है। अब 3 का यहाँ पे क्या पोटेंशियल दिया गया वो आप जान लीजिए, ई नॉट ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस 0.14 वोल्ट, है ना। इसको सॉल्व करिएगा, ये तो मैंने कर दिया, ये आपके लिए होमवर्क है। फोर्थ Br2 Br माइनस H प्लस, यहाँ Br माइनस का दिया है 0.010, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.030 m और H2 जो है 1 बार पे है। यहाँ पे ई नॉट ऑफ हाफ Br2 एंड Br माइनस इज इक्वल टू प्लस 1.08 वोल्ट। इज दैट क्लियर। यहाँ पे आप ई नॉट ऑफ सेल निकालेंगे। एनोड का यहाँ दिया गया है, कैथोड 0 है, एनोड दिया गया है, कैथोड 0 है। कैथोड ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका 0 होता है।
यहाँ भी वही चीज। फिर आप नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से बेटा ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स भी हो गए और अभी आपका 5 मार्क्स का पूरा कॉन्सेप्ट तो पहले हमने देख लिया था, न्यूमेरिकल्स आज देख लिए, खत्म हो गए। अब आने वाले वक्त में मैं ऑर्गेनिक के कुछ नेम रिएक्शंस देखूंगा आप लोगों के साथ और फिजिकल का कोई चैप्टर पैरेलल शुरू किया जाएगा। तब तक आप इसको तैयार करिए, ठीक है। वीडियोज अच्छे लगते हो बच्चों तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिससे और मजा आए। हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अपने टाइम को खूब यूटिलाइज करिए। सिर्फ पढ़ने की जरूरत है इस वक्त। आपका जो भी 1-1.5 महीना बचा हुआ है, आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे खड़े हो इस समय। इंटरमीडिएट की जो क्लास होती है बच्चों, यहाँ से आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपने बिल्कुल फोकस्ड होकर पढ़ाई की, बहुत से लोगों की लाइफ बदलती है उस जगह से जहां आप हो इस समय। और ये कभी मत सोचना कि अभी टाइम कम बचा हुआ है या अब तो चीजें हाथ से बाहर चली गई। हाथ से बाहर कुछ नहीं गया हुआ बेटा, अभी सारी चीजें आपके ग्रिप में है। हाँ, लेकिन तब ग्रिप में है जब आप अपना 1-1 मिनट यूटिलाइज कर ले जाओ। एक अच्छा प्लान सेट करो और उस प्लान पे वर्क करो। उस प्लान पे वर्क करोगे तो पाओगे कि अगले 1-1.5 महीने में भी बहुत सारी चीजें आप बदल सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। तो बच्चों हमारे साथ बने रहो। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।